हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सेल ऑफ गुड एक्ट्स के ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर है। 54 तक हम इसका वीडियोस बना चुके हैं। अब ये लास्ट चैप्टर है हमारा, सूट फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें हम सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 55 से लेके 66 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सूट्स फॉर प्राइस। अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि भाई एक तो सूट हम किसके लिए फाइल कर सकते हैं, प्राइस के लिए फाइल कर सकते हैं। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर। जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में एक प्रॉपर्टी को सेल की है, सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, बायर को पास किया, एंड द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो ब्रीच कर रहा है, उसको रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज टू पे मतलब रिफ्यूज कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो सेलर में सू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो सेलर क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है किसके लिए, प्राइस ऑफ गुड्स के लिए। अब इसमें सेकंड पॉइंट है, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए, सूट तभी फाइल हो सकता है जब वो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आनी चाहिए चीजें। द प्राइस इज पेबल ऑन ए डे सर्टेन इररेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी and buyer wrongfully neglect and refuse to pay such price. The seller may sue him for the price although the property in the goods had not passed and the goods have not been appropriate to the contract. अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर गुड्स नहीं है या वो डिलीवरी नहीं हो रही है टाइम पे, या वो रिफ्यूज कर रहा है, बायर पे नहीं कर रहा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। डैमेजेस किन चीजों के लिए, अब डैमेजेस है, देखिए सेक्शन 56 बोल रहा है नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जो बायर है इधर उधर घुमा रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, भाई अब सामान यहाँ ले आना, वहाँ ले आना, यहाँ ले आना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसके जो डैमेजेस हैं गुड्स के, तो उसको कौन पे करेगा, भाई तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है तो तुम ही तो पे करोगे, मैं थोड़ी ना पे करूंगी। तो उसके लिए क्या होगा, डैमेजेस के लिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकता है सेलर। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर मान लीजिए बायर को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही है, सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज, ठीक है भाई हम सामान जो है हम कल भिजवा देंगे, हम परसों भिजवा देंगे, और जब मेरी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बता रखा है कि मुझे इतने टाइम पे डिलीवरी चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिल रही है तो उसके डैमेजेस के लिए मैं नॉन डिलीवरी के लिए भी केस फाइल कर सकता है बायर। अब सेक्शन 58 भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बता रहा है, जो कि चीज स्पेसिफिक है, मुझे तो यही गुड्स चाहिए, मुझे तो कश्मीरी एप्पल ही चाहिए और आपने हिमाचल का भेज दिया तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक ही चाहिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इन एनी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी सूट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आता है, डिलीवरी फॉर स्पेसिफिक के लिए, सर्टेन गुड्स के लिए आता है, तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ ने जो भी अगर एप्लीकेशन फाइल की है और उसमें बताया कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था, हमने स्पेसिफिक यही गुड मांगा था और हमें डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम सूट फाइल कर सकते हैं पेमेंट फॉर डैमेजेस, giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages. The degree may be the unconditional upon such terms and condition as to damages payment of the price or otherwise. The court may deem, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा उस टाइम पे, the application of the plaintiff may be made any time before the degree. रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अब रेमेडी किस चीज के लिए, ब्रीच ऑफ वारंटी। मान लीजिए मैंने कोई घड़ी परचेज करी है, मैंने कोई सामान परचेज किया है, कई बार क्या होता है कोई भी हम प्रोडक्ट हम गुड्स खरीदते हैं उसके साथ एक वारंटी आता है कि भाई इतने टाइम तक अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप जिस सेलर से आपने परचेज किया आप वो वारंटी उसे दिखाइए, तो वो जो भी उस वारंटी के अंदर उसकी कंडीशंस होंगी रिप्लेसमेंट की या रिपेयर की, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा, उसके चार्जेस नहीं लगते। तो अब ये क्या बोल रहा है, ब्रीच ऑफ वारंटी बाय फाइल सेलर और वेयर द बायर इलेक्ट और इज कंपील्ड टू ट्रीट एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑन ए पार्ट। अब सेलर आप लेके गए, कोई चीज वारंटी में थी और आप सेलर के पास गए, सेलर ने तो मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं कर सकते, हम तो इसके चार्जेस लेंगे या फिर आप नहीं ले लो, तो बायर इज नॉट बाई रीजन ओनली ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। इस बेस पे क्या होगा, गुड्स को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूएशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस, सू द सेलर फॉर डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कोई हो रही है तो उसके लिए उस डैमेजेस के लिए आप केस भी फाइल कर सकते हैं।
Fact that the buyer has set up a breach of warranty in diminution or extinction the price does not prevent him from suing the same breach of warranty if he has suffered further damage. अब रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ये क्या बोल रहा है? पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी से पहले, और अदर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी. ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंट एंड सू फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच. ब्रीच में जो भी कोई डैमेजेस हुए हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके डेट पर डिलीवरी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप? उसके डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकते हो. अब क्या बोलता है ये? इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेज एंड स्पेशल डैमेज कुछ हो गया है. इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस, वे ऑफ डैमेजेस मतलब shall the right to the seller or to the buyer to recover the interest or special damages any case where by law interest or special damage may be recoverable, or to the recover the money paid where the consideration for the payment or it has fault. कोई अगर मान लो मैं आज पेमेंट नहीं दे रही और उस पेमेंट की वजह से मेरे कोई डैमेजेस हो रहे हैं गुड्स में, ठीक है, और आप ले ही नहीं रहे उसको, उस अगर डैमेज के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ? केस फाइल कर सकती हूँ. अब सेलर सूट कैसे कर सकता है? फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेबल. अगर उसको प्राइस नहीं मिली है तो वो केस फाइल कर सकता है. और बायर कब कर सकता है? जब उसको डिलीवरी नहीं मिली है. टू द बायर इन ए सूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस इन ए केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वॉज मेड. और वो डेट कौन सी लेंगे? जहां से वो पेमेंट दिया था उसने. अब मिसलेनियस सेक्शन 62 क्या बोलता है? एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपकी राइट है, ड्यूटीज, लायबिलिटी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हुई है, ऑफ सेल बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, इट मे बी नेगेटिव हो चाहे वेरिड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और बाय यूजेस इफ यूजेस इज सो बाइंड बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. वो पार्टीज क्या होंगी? वही टर्म्स एंड कंडीशन इम्प्लाइड होंगी जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है. रीजनेबल टाइम ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा. रीजनेबल टाइम जो भी आपके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि आपने क्या उसमें रीजनेबल टाइम का मतलब ये नहीं कि आप रात को 12 बजे 2 बजे डिलीवरी कर दोगे. तो जो भी आपके बिजनेस कोर्स के हिसाब से रीजनेबल टाइम है वो ही आएगा. ऑक्शन सेल इन केस ऑफ ए सेल बाय ऑक्शन. अब ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है? हमने कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए हमने लिया है, ठीक है, और हम उसका या तो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है, वो गुड्स जो है किसमें चली जाती है? ऑक्शन में चली जाती है. अब ऑक्शन में क्या होता है कि वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन ब्लॉट्स. अब कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए गुड्स 1 या 2 एप्पल नहीं है, पर पूरा क्या है? बंच है, पूरे पैकेट्स हैं, तो लॉट्स में है अगर वो, तो डीम टू बी सब्जेक्ट टू ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा वो. द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ द हैमर. और वो ऑक्शन कब कंप्लीट होगा? जबकि जो ऑक्शनर है वो अनाउंस कर देता है, जब वो हैमर को फॉल करता है तब वो ऑप्शन कंप्लीट होती है. लेकिन इससे पहले बिडर, हैमर जो है फॉल होने से पहले अगर बिडर कोई बिड लगाता है तो वो लगा सकता है. राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली और रिजर्व हो जाएंगे, बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन बिड एट द ऑक्शन. उसके राइट्स क्या होते हैं? बिड के बाद में रिजर्व हो जाएंगे. अभी क्या बोलते हैं? वेयर द सेल इज नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू ए राइट और टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन to bid at such sale or for the auctioneer knowing to take any bid from the seller or any such person and any sale contravening this rule may be treated as a fraudulent by the buyer. अब ये क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए मैंने तो भाई ऑक्शन के लिए अपना ही एक आदमी बिठा दिया, ठीक है, बिड्स बढ़ाने के लिए. वो कुछ खरीदेगा नहीं, केवल उसका काम क्या है? प्राइस बढ़ाना, ठीक है. 50,000 1, 50,000 2, 50,000 5, 50,000 10. जब आप पर्टिकुलर एक रेट पे लाई, सामने वाले ने बोली लगाई, तो वो क्या हो गया? रेट को केवल बढ़ाने का काम किया. उन्हें पहले से पता है कि हमें ये परचेज नहीं करना है, तो वो फ्रॉड हो जाएगा. वो कैसे ट्रीट होगा? ट्रीटेड एज ए फ्रॉड बाय द बायर. द सेल मे बी नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू ए रिजर्व और अपसेट प्राइस. If the seller makes use of pretend bidding
टू रेज द प्राइस द सेल इज वॉइडेबल। अब प्रिटेंड बीडिंग को बढ़ाने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेल इज वॉइड हो जाएगी। अब सेक्शन 64A क्या बोलता है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज टैक्सेस टू बी एडेड और डिडक्टेड। अब सेक्शन 64A बोल रहा है, मान लीजिए जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने सेल और परचेज की बात की थी, ठीक है, सेलर गुड ने जब परचेज की और सेल की बात की थी, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे पेमेंट के लिए टैक्स के जो है चार्जेस उसमें नहीं लगाए थे। द पेमेंट ऑफ टैक्सेस वेयर टैक्सेस वाज नॉट चार्जेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे चार्जेस नहीं थे। और द सेलर और परचेज ऑफ सच गुड टैक्स पेड वेयर द टैक्स वाज चार्जेबल एट दैट टाइम। लेकिन चार्ज तो क्या पे करना पड़ेगा, कब पे करना पड़ेगा, अब इसमें कंडीशन है, इफ सच imposition or increase to take effect that the tax or increased tax as the case may be or any part of such tax is paid or payable। अगर मान लो कोई टैक्स पे करना है तो आपको सेलर में add so much to the contract price as will be equivalent to the amount paid but payable in respect of such tax or increase of tax and he shall be entitled to paid and to sue for recover such addition। and अब मान लीजिए आपने उस टाइम पे तो कोई टैक्स, बाद में आप टैक्स लगा के बोल रहे हो, तो उस जो इंक्रीज ऑफ टैक्स है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड एंड सू फॉर रिकवर सच एडिशन। उस एडिशन टैक्स के लिए वो क्या करता है, सू भी फाइल कर सकता है, सूट भी फाइल कर सकता है। ऐसी डिक्रीज के लिए भी कर सकता है, शैल नॉट बी लायबल टू पे और बी सूट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिडक्शन। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन अप्लाई टू द टैक्सेस, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम है, मान लीजिए एक्सरसाइज ड्यूटी लगनी है, एनी टैक्स ऑन द सेल और परचेज गुड्स पे कोई टैक्स लगना है, तो ये सब उस प्रोविजन के अंदर आ जाएंगे। सेक्शन 65 रिपील हो चुका है, सेविंग एनी लीगल प्रोसीडिंग रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट्स टाइटल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी हो जाएगी। एनीथिंग डन और सफर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो उस पर लागू नहीं होगा, विच इज नॉट एक्सप्रेसली बिल्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, ये तो कुछ खास है नहीं। तो अब यहीं पे हमारा ये पूरा जो टॉपिक है सेल ऑफ गुड एक्ट्स कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, अब इसके साथ में ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब आपका ये पूरे लेक्चर्स जो है सेल ऑफ गुड एक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। तो चैनल दोस्तों, फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।